नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, लेग्रांजी सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है। तो साथियों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको लेग्रांजी सेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। लेग्रांजी सेल एक प्राथमिक सेल है, ये भी ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है, लेग्रांजी सेल प्राथमिक सेल का प्रकार है जिसे एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद उसे वापस या पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका पॉइंट है कि इस सेल का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का बना होता है, अमोनिया क्लोराइड का। उसके बाद में एनोड की बात की जाए, अर्थात लेग्रांजी सेल का धन सिरा किसका बना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, धन सिरा बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। लेग्रांजी सेल का एनोड सिरा या धनात्मक सिरा कार्बन का बना होता है, बल्कि कैथोड या नेगेटिव सिरा किसका बना होता है? Zn का बना होता है या जिंक का। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका इंटरनल प्रतिरोध की बात की जाए, आंतरिक प्रतिरोध की, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध लेग्रांजी सेल का होता है 1 से 5 ओम तक। अब मैं आपको बता देता हूँ लेग्रांजी सेल का ईएमएफ क्या होता है। इसका ईएमएफ होता है 1.46 वोल्ट होता है। यहाँ पे पूछा है लेग्रांजी सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है? 1.46 को हम क्या लिखते हैं? 1.5। तो इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, लेग्रांजी सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनिया क्लोराइड का घोल भरा होता है तथा एनोड के रूप में कार्बन की छड़ या धनात्मक के रूप में कार्बन की छड़ तथा कैथोड या नेगेटिव सिरे के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। लेग्रांजी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम होता है। इसका ईएमएफ 1.46 से होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जा चुका है साथियों कि ऐसा कौन सा सेल है जो कि रुक कर, अर्थात ऐसा कौन सा सेल है जो कि रुक कर विद्युत धारा का प्रवाह करे, या ऐसे कौन से प्रकार में विद्युत धारा लेग्रांजी सेल का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेग्रांजी सेल का उपयोग विद्युत घंटी, किसमें? विद्युत घंटी, उसके बाद में टेलीफोन, खिलौने आदि में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन सभी यंत्रों के अंदर रुक कर विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है, वहाँ पे लेग्रांजी सेल का उपयोग किया जाता है। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो साथियों, अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात की जाए तो इस प्रश्न से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पदार्थ होता है, मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो पहला होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा? लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है साथियों अणु चुंबकीय पदार्थ। कौन सा? अणु चुंबकीय पदार्थ। और तीसरा होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। साथियों, लोह चुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है फेरो मैग्नेटिक। उसके बाद में अणु चुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है पैरामैग्नेटिक, और प्रति चुंबकीय पदार्थ को कहा जाता है डायामैग्नेटिक पदार्थ। साथियों, यहाँ पे हम बात की जाए प्रति चुंबकीय पदार्थ की, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये डायामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र है इसमें रख दिए जाने पर वापिस जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से हटाया जाए तो ये पहली बात तो ये कि चुंबकीय गुण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, चुंबकीय गुण ग्रहण नहीं
कर पाते हैं। और दूसरा इसका क्या है कि इनकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ना ही तो वह चुंबकीय गुण ग्रहण कर पाते बल्कि पहले की अपेक्षा उनकी चुंबकीय तीव्रता कम हो जाती है, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायनामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। और उनमें कौन से पदार्थ आते हैं, सोना। यहाँ पे मैं आपको बता दें तो सोना इसका उदाहरण है। अब साथियों मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। तो इसकी चुंबकशीलता होती है इकाई या एक से कम होती है, ये ध्यान रखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता 1 से कम होती है। अब बात की जाए लोहा चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय का गुण या चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे, लोहा तथा निकल। लोहा तथा निकल दोनों ऐसे हैं, कौन से पदार्थ हैं, लोहे और तथा कौन से हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ। कौन से, लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब बात की जाए अनुचुंबकीय पदार्थ की, कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय गुण तो ग्रहण नहीं कर पाते परंतु चुंबकीय तीव्रता थोड़ी सी बढ़ जाती है, कौन से कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिसमें प्लेटिनम तथा एल्यूमिनियम इसके उदाहरण हैं। तो साथियों प्रतिचुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है, सोना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों लेड एसिड बैटरी की बात की जाए, पहला इसका पॉइंट है कि ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है, अर्थात इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब हम बात की जैसा साथियों, इसे द्वितीयक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल का जो धनात्मक सिरा होता है वो किसका बना होता है साथियों, लेड पेरोक्साइड का बना होता है। किसका, लेड पेरोक्साइड का। तथा ऋणात्मक सिरा इसका किसका बना होता है, स्पंजी लेड का बना होता है। साथियों लेड एसिड बैटरी द्वितीयक सेल का उदाहरण है जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात चार्ज ही होने के बाद इसे वापस चार्ज किया जा सकता है। इसका धनात्मक सिरा लेड पेरोक्साइड का तथा ऋणात्मक स्पंजी लेड का बना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक इसमें क्या होता है, इसमें जो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या है, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है। किससे, धनात्मक प्लेटों की अपेक्षा ऋणात्मक प्लेटों की संख्या एक अधिक रखी जाती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइल्ट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके ईएमएफ की बात करें साथियों, तो इसका ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट, इसका ईएमएफ होता है। तो ये भी ध्यान रखना, लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में भरा जाता है। ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है तथा इसका ईएमएफ 2.2 वोल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, शुद्ध प्रतिरोधी भार के वोल्टेज और धारा के मध्य फेज कोण क्या होता है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं पहले शुद्ध प्रतिरोधी भार या शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कौन सा होता है। ऐसा परिपथ जिसमें केवल एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है, कौन सा परिपथ कहलाता है साथियों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है। जिसमें केवल प्रतिरोधी पदार्थ बने होते हैं वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जब इसमें विद्युत सप्लाई उपयोग की जाती है तो इसमें धारा और वोल्टेज के मध्य जो फेज कोण है या जिसे हम कहते हैं कोस फाई, उसका मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों जब इनका डायग्राम बनाया जाए तो इसमें धारा और वोल्टेज है ना एक साथ इसमें के अंदर प्रवाहित होती है, परंतु ये अपने मान पे एक मान कम ज़्यादा होगा परंतु शिखर मान पे एक समय और एक साथ ही प्रवाहित होगी। तो इसके अंदर फेज कोण का मान 0 होता है, जिसके कारण शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का
पावर फैक्टर पी वी आई कोस फाई पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई होता है। ये भी यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि P बराबर वी आई कोस फाई पावर होता है, यहाँ पे कोस फाई का मान 0 होता है, तो V इंटू आई और कोस फाई यहाँ पे 0 है, फाई का मान कोस 0 का मान यहाँ पे क्या होता है, चूंकि कोस 0 का मान इकाई होता है, तो यहाँ पे एक तो पावर फैक्टर का मान भी क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि एक दीवार घड़ी की बैटरी 6 वोल्ट पर चलती है और इसे अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी हो तो आवश्यक शक्ति क्या होगी। तो साथियों, अभी हमने पढ़ा था शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी आई। हमने पिछले जो क्वेश्चनों की सीरीज थी उसमें भी हमने हल किया था। यहाँ पे P बराबर क्या होता है, शक्ति वाट में, V वोल्टेज वोल्ट में, और I धारा एम्पीयर में होती है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया है साथियों, आवश्यक शक्ति पूछी है। तो P बराबर वी आई फॉर्मूले के अंदर P का मान निकालना है, तो वोल्टेज हो गई 6 वोल्ट गुणा में एम्पीयर कितने होगी, 0.2 एम्पीयर। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, 6 दुआ 12 एक छोड़ के शून्य, तो ये क्या आ गई, 1.2 वाट हमारे पास शक्ति आ गई। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये जो त्रिभुज के नियम के आधार पे वी आई, एक तो ये हो गया त्रिभुज का, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, वी बटे आई आर। ये 2 फॉर्मूले याद रखो। आपका 1% इन दोनों फॉर्मूले से किसी भी एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति युक्त 0.5 हेनरी प्रेरण वाली एक प्रेरणिका कॉइल का प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पे अपने को प्रेरकीय प्रतिघात निकालना पड़ता है। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। इसे एक तरीके से क्या कहते हैं, प्रतिरोध का ही रूप कहते हैं। यहाँ पे बात की जाए कुंडली का, जब साथियों कुंडली परिपथ की बात आती है, तो जब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली विद्युत धारा का विरोध करेगी। क्या इसकी जो प्रत्येक कुंडली है टर्न है, ये विद्युत धारा का विरोध करेगी, और ये विद्युत धारा का विरोध ही क्या कहलाता है, किसके कारण होता है, ये प्रेरकीय प्रतिघात होता है, जिसे हम किसके नाम से कहते हैं, एक्स एल। यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात हो गया। अब हम बात करते हैं साथियों, ये लगभग बराबर होता है किसके, आर के। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्स एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल। यहाँ पे एल क्या है, कुंडली का मान है, 2 गुणा 22/7 गुणा में 50 हर्ट्ज, यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी है, और एल का मान क्या है, 0.5 हेनरी है। तो इस के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पे क्या आ जाता है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थान को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो हम इसे पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो साथियों यहाँ पे सेमीकंडक्टर का पदार्थ है, अर्थ है, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है साथियों इंट्रिंसिक, कौन सा, इंट्रिंसिक अर्थात शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है एक्स इंट्रिंसिक अर्थात अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाए, 4 पाई जाए। क्या कौन से पदार्थ कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे 2 पदार्थ हैं जिनके अंतिम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों कि ये
जब हम पदार्थ की बात की जाए तो ये एक जर्मेनियम से अर्धचालक नहीं बनेगा, ये अर्धचालक परमाणु है। यहाँ पे बात की जाए साथियों पदार्थ की, तो इसमें बहुत प्रकार के जर्मेनियम और सिलिकॉन की एक जाली संरचना के अंदर जब ये चतुर्संयोजी तत्व है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ में एक पंच संयोजी कौन से, जैसे आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया। आर्सेनिक और एंटीमनी पंचसंयोजी तत्व है। जब चतुर्संयोजी तत्व की जालीय संरचना के अंदर यहाँ पे बात की जाए, ये हो गया जर्मेनियम, तो 1 2 3 इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आर्सेनिक हो गया, आज इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंद बना लेगा 4, ठीक है, 4 बंद बना लिया। बस अब आर्सेनिक के पास पंचसंयोजी तत्व है, तो पांचवा क्या हो गया, यहाँ पे इसमें 5 जालीय संरचना के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के, या जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसमें पाया जाता है। तो साथियों कहा जाता है अन्य प्रकार के पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बहुलता पाई जाती है, और अन्य प्रकार के अर्धचालक बनाए कैसे जाते हैं चतुर्संयोजी पदार्थ की जालीय संरचना के अंदर पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक या एंटीमनी डाल के क्या किया जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्सेनिक को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। यही जब बात की जाए साथियों चतुर्संयोजी तत्व की जालीय संरचना में जब त्रिसंयोजी तत्व को जोड़ा जाता है, जैसे इंडियम या गैलियम हो गया, तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की होल की बहुलता पाई जाती है और पी टाइप अर्धचालक बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सइंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है शुद्ध और एक्सइंट्रिंसिक होता है अशुद्ध। जब शुद्ध एक्सइंट्रिंसिक में 2 प्रकार के अर्धचालक हैं, एन टाइप और पी टाइप के। एन टाइप अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बहुलता पाई जाती है इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप के अंदर होल की बहुलता पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में कम से कम रिक्त स्थान फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटरी ऑसिलोस्कोप होता है, उसके अंदर कम से कम 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के जो बंद बनते हैं। यहाँ पे बात की जाए, जैसे ये ऑसिलेटर हो गया अपना पास, ये इसका एक सिरा 2 ये हो गया, तो यहाँ पे कम से कम 3 नेटवर्क होने चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हॉट वायर मीटर रिक्त स्थान को मापता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हॉट वायर मीटर साथियों आरएमएस मान या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है। तो ये क्वेश्चन ये अपने थ्योरेटिकल भाषा में नहीं है, ये कहीं से उठाया हुआ प्रश्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हॉट वायर एनीमोमीटर या मीटर आरएमएस या तत्कालिक मान को मापता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 20 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पीयर करंट लेता है, 30 सेकंड में उत्पन्न ताप की गणना करें। तो यहाँ पे ताप की बात की जाए साथियों, हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, जूल का नियम होता है। यहाँ पे जूल का नियम होता है, जब किसी चालक तार में यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके प्रतिरोध के कारण जितने समय में उसमें धारा प्रवाहित की जाए वह चालक तार गर्म हो जाता है। इसे जूल का नियम कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया H बराबर I² RT। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, किसी चालक का ताप किस बात पर निर्भर करता है, तो वह धारा पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई उस पर डिपेंड करता है। किसी चालक का ताप, उसमें प्रवाहित की गई धारा तथा चालक के प्रतिरोध तथा कितने समय तक धारा प्रवाहित की गई उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे H अपन निकाल लेंगे, धारा अपने पास क्या है 5 एम्पियर, तो 5 गुणा में 5 आ गया इसका मान। यहाँ पे प्रतिरोध अपने को क्या दे रखा है, प्रतिरोध देखा है 20 ओम, तथा समय क्या दे रखा है हमेशा सेकंड में दिया मिलेगा, और 30 सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 5 5
25 गुणा में 20 को 30 से गुणा करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 600। अब देखो साथियों, इसको जो बात करें 25 छिका 150 और 2 जीरो ये हो गई, और ताप का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 15,000 जूल इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सोलर सेल किसका बना होता है? सोलर सेल में आपको बता देता हूं साथियों, सोलर सेल में जो 3 पट्टियां होती है, 4 प्रकार की सतह पाई जाती है। इसके बीच की सतह पाई जाती है पीएन संधि, जिसे कहते हैं पीएन डायोड का कहा जाता है, और उसके ऊपर पी आयन प्रकार का अर्धचालक तथा नीचे पी प्रकार का अर्धचालक, उसके ऊपर तांबे की एक परत और इसके नीचे भी तांबे की एक परत चढ़ाई जाती है। तो सोलर सेल के अंदर साथियों पी और एन क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसके अंदर अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। किसका? अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। तो अर्धचालक यहाँ पे क्या है, अर्धचालक 2 ही है अपने पास, सिलिकॉन या जर्मेनियम। जर्मेनियम ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। फिलामेंट लैंप आमतौर पर खालिस्तान के पावर फैक्टर पर कार्य करता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इस प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे। तो साथियों, फिलामेंट जो हमारा बनता है, ये किसका बनता है, यहाँ पे फिलामेंट का जो मान है वो प्रतिरोध उच्च होता है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण वह गर्म होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जो शुद्ध प्रतिरोधी परीक्षित है, उसका पावर फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है, इकाई होता है। तो यहाँ पे फिलामेंट लैंप आमतौर पर एकक पावर फैक्टर पर काम करता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, चुंबकीय पारगम्यता को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, चुंबकीय पारगम्यता को दर्शाया जाता है म्यू से। इसे क्या कहते हैं, म्यू से दर्शाया जाता है। इसका साइन ये है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा साथियों, चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात के बराबर होती है, जिसे B/H, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से तथा क्षेत्र सामर्थ्य को H से दर्शाया जाता है। तो म्यू बराबर B/H इसका सही आंसर होगा। चुंबकीयशीलता को किससे दर्शाया जाता है, म्यू से दर्शाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर ऑसिलेटर कौन सा होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, लेबोरेटरी के अंदर आमतौर पर हमें क्या होती है, उच्च आवृत्ति की आवश्यकता होती है एक्सरे मशीनों के अंदर। तो वहाँ पे वेन ब्रिज आइसोलेटर है, उच्च आवृत्ति हमें बनाते हैं, तो वो वेन ब्रिज सिंगल जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, उस सर्किट का कुल करंट और प्रतिरोध क्या है जिसमें 3 किलो ओम, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम के 3 रजिस्टर को 30 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। तो साथ ही यहाँ पे क्या दिया गया, अपने पास भी 3 प्रतिरोध है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। एक, 2, 3 प्रतिरोध है हमारे पास। 3 प्रतिरोध में से पहला है 3 किलो ओम का, दूसरा है 6 किलो ओम का और तीसरा क्या है 6 किलो ओम का। तो इसका प्रतिरोध मैंने बताया था, श्रेणी में जब प्रतिरोध जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 बराबर 3 प्लस में 6 प्लस में 6 बराबर क्या हो गया, 6 6 12 और 3 15 अपने पास किलो ओम हो गया प्रतिरोध। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है, अगर वो तीनों प्रतिरोध 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ हो
तो उस परिपथ का कुल करंट कितना होगा, IT पूछा है। तो IT का मान मैं आपको बता देता हूँ, इसे दो तरीके से भी आप कर सकते हो। अब सीधा सीधा निकाल सकते हो। V बराबर क्या होता है, IR होता है। अपने को पूछा I, तो क्या हो गया V/R, हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला आ गया। तो वोल्टेज अपने पास है 30 है, और 15 गुणा में 1000 क्या दे रखा है अपने को, प्रतिरोध दे रखा है। तो 15 दुए 30, तो ये आ गया 2 गुणा में 10 की पावर -3 एम्पियर। 10 की पावर 3 को कहा जाता है मिली, तो 2 मिली एम्पियर आ गया अपने पास धारा, तथा 15 किलो ओम हमारे पास क्या आ गया, प्रतिरोध आ गया। अब इसे दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, पहले हम श्रेणी के अंदर बात करेंगे, धारा समान रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना, पहले आप क्या करोगे, अपने पास जो भी मान है, जैसे 30 वोल्ट की सप्लाई है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए, जिसके आसान तरीका हो। दूसरा इसका तरीका ये होगा, क्योंकि इसमें इसकी वोल्टेज अलग है, इसकी वोल्टेज अलग है, और इसकी वोल्टेज अलग है, धारा इसमें समान रहेगी। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि 3 किलो ओम प्रतिरोध, 3 किलो ओम का प्रतिरोध कितनी वोल्ट खपत करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को उलझाया जा सकता है, और उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।